नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग समझते हैं कि जो हम लोगों का इतिहास से कुछ क्वेश्चन बहुत तो कुछ आते हैं कि जैसे कि हम लोग मान लीजिए कि हमारा जो बीपीएससी है, बीपीएससी अभी मान लीजिए कि 2.5 महीने मात्र बचा हुआ है कि जिसे हमें 17वीं बीपीएससी का पेपर देना है, एग्जाम देना है। तो जिसको अगर समझ में नहीं आता है कि हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए, तो ये जो लेवल है आपको अब स्टार्टिंग का लेवल नहीं है कि आप स्टार्ट कर सकते हो, सिर्फ आपको ये चीज़ है रिवाइज करने का, ये समय जो बचा हुआ है। लेकिन जो जिसको नहीं पता था कि हम इतिहास को पढ़े कैसे, उसके लिए मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसमें मैं आपको कही हूँ कि ये पहला दिन है इतिहास का। आज से पहले दिन से आप लोग ये समझ लीजिए कि हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करें और कैसे करें। ये हम लोगों का जो कल का वीडियो है उसमें आप लोग बहुत ध्यान से समझ लेना कि उसमें क्या कहा गया है, कैसे पढ़ने के तरीके बताए गए हैं। अब आप लोग से मेन फंसता है कि आप लोगों का जो ये क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन फंसेगा बीपीएससी का, 17वीं बीपीएससी का, इससे आप लोगों का इतिहास से आपको पता है कि 30 से लेके 35 तक इतिहास से ही क्वेश्चन पूछता है। अब कहाँ से ये पूछेगा, कितने क्वेश्चन प्राचीन इतिहास से पूछ सकता है, कितने मध्यकालीन इतिहास से पूछ सकता है, कितने आधुनिक इतिहास से पूछ सकता है, कितने हम लोगों को बिहार के इतिहास के बारे में हमें उससे भी कितने पूछ सकता है, कितनी हमें जानकारी रखनी चाहिए। तो जो हम लोग आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग का बिहार स्पेशल इतिहास भी आप लोग को समझना थोड़ा जरूरी होगा। बस मेन चीज आपको समझना क्या है कि जब मैं पिछले वीडियो में आपको बताई थी कि इतिहास को मान लीजिए 3 टाइप से बांट करके पढ़ते हैं। अब उन 3 टाइप को आप लोग को याद करना होगा। एक तो होता है कि जो प्री हिस्ट्री यानी कि हम लोग प्राग्ञ ऐतिहासिक कहते हैं। जिन प्राग्ञ ऐतिहासिक में 3 तरीके से, इस तरीके से उंगली करना, पहले स्टार्टिंग है इतिहास में हम लोग प्राग्ञ इतिहास, जिसे हम इसे इंग्लिश में प्री हिस्ट्री कहते हैं और इसे हम लोग पाषाण काल भी कहते हैं। इसमें हम लोग पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, ताम्र पाषाण के विषय में पूरा कंप्लीट कल देख लिए। अब कोई भी संदेश नहीं है कि जिसको कुछ नहीं, जीरो से भी नहीं आता, वो कल अगर सीखेगा तो उसको पूरा समझ में आ जाएगा। ये तो समझ में आ गया होगा कि ये 4 हमें पढ़ना है, जिसमें आदि मानव आए थे, कैसे आखेट कर रहे थे, कैसे खाना बदोश क्या था, आखेट क्या था, आग का खोज कैसे कर दिए, चित्र का खोज कहाँ कर दिए थे, खेती कहाँ पहली बार होना स्टार्ट हो गया, खेती क्या चीज का होना स्टार्ट हो गया। चलिए मान लीजिए कि आपसे ऐसे क्वेश्चन, मान लीजिए कि बहुत तो इतिहास में जो 30-35 क्वेश्चन आते हैं उनमें से आपको इनमें से 4 क्वेश्चन मात्र पूछेगा। अब पूरा आपको 2 महीना पढ़ना पड़ जाएगा। तो 2 महीने को बर्बाद क्यों कर रहे हो आप लोग। फिर आप लोग को छोटा सा एक टॉपिक वाइज बना लेना चाहिए कि आप इतिहास पढ़ चुके हो। अब जो पढ़ लेगा वही आगे तक एंट्री करेगा जाने के लिए बीपीएससी, 17वीं बीपीएससी का, नहीं तो 71वीं बीपीएससी का तैयारी करेगा। ठीक है, तब उसके लिए क्या होगा कि उसको एक चार्ट बनाना चाहिए, एक पेपर बनानी चाहिए जो दीवार में भी चिपका दे, तो उसको प्राचीन इतिहास समझ में पूरा आ जाए, प्राचीन इतिहास के विषय में। अब जब आप लोगों को प्री हिस्ट्री के विषय में बता रही थी ना उसमें, लेकिन मैं जब आद्य ऐतिहासिक में बता रही हूँ, देखिए दूसरा भाग है आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक यानी इसे कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री, और इसी को कहते हैं सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता। उसी सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसको आप लोग को जरूरी है बताना। बीपीएससी में 3-4 क्वेश्चन ही देंगे, इससे एक्स्ट्रा नहीं देंगे। बस उसको आप लोग को कैसे ध्यान में रख लेना है कि कैसे आएगा। तो मैं उसके लिए बताऊंगी कि कैसे, किस तरीके से आप लिख करके एक दीवार में कैसे चिपका सकते हो, जिससे बार बार आपका नजर उस पर जा सकता है। कभी भी ध्यान देना, अगर किताब में लिख करके अगर सब कुछ आप रख लेते हो तो उसका विद्या वो आपके काम में नहीं आएगा। जो सामने वाला पूछता है, जब कोई कुछ पूछता है तो उसे हमें दिमाग में होना चाहिए कि हम कभी भी उसे जवाब दे सकते हैं। ठीक है, दूसरे चीज में हम लोग को इतिहास जानना होता है। क्या चीज? इतिहास। इतिहास में हम लोगों को बहुत कुछ, यानी जैसे कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, और हम लोग इतिहास के विषय में पढ़ते हैं। इतिहास यानी कि आधुनिक इतिहास के विषय में पढ़ते हैं। तो इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा, एक प्राग्ञ इतिहास, एक आद्य इतिहास, और एक हम लोग बांटते हैं उसे इतिहास में। जो इतिहास है, अब इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं कि देखिए, जो आद्य इतिहास में और जो मान लीजिए प्री हिस्ट्री में, जो प्राग्ञ इतिहास में, वो दोनों में हम लोग
आदि मानव के विषय में पढ़ लिए और सिंधु सभ्यता पढ़ लिए, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी होता है आधुनिक इतिहास, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब उसको आप लोग कैसे करोगे, ये चीज आप लोगों के ऊपर रखता है कि इसे कैसे आप कवर करोगे आधुनिक इतिहास का। आधुनिक इतिहास लगभग 20-25 इस तरीके से क्वेश्चन देता है। अब आपको मैं बताई हूँ कि प्राचीन इतिहास से लगभग 4-5 क्वेश्चन देगा, और आपका मध्यकालीन इतिहास से भी उसे थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन बेसी दे सकता है, इससे ज्यादा नहीं देगा। उसके बाद आपको आधुनिक इतिहास पढ़ना है। अब आप बताइए कि जब आप लोग प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हो, प्राचीन इतिहास में कुछ आदि मानव के बारे में पढ़ते जा रहे हो, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, चंद्रभूदड़ो, सब कुछ पढ़ते पढ़ते 2 महीने आप लोग रिवाइज मार दिए, और उसमें आपको कितना मार्क्स मिलेगा, लगभग 4 से आप लोगों को 5 मार्क्स यानी क्वेश्चन यही फंसेगा, यही आपको मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा आधुनिक इतिहास में लगभग से 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको आपको बताना होगा। तो सबसे ज्यादा फोकस हमें आधुनिक इतिहास पे करना चाहिए, लेकिन इस प्राचीन इतिहास को भी नहीं छोड़ना है। इसको याद करने का एक तरीका आप लोग समझ लीजिए कि इससे याद कैसे कर आप सकते हो। एक तरीके से आप लोग क्या बनाइए कि एक तरीके से आप एक पेपर लीजिए, A4 साइज का ले लीजिए, 2-3 ले लीजिए उसे, A4 साइज वाला व्हाइट कलर का जो आता है, उसमें आप लोग कुछ स्थलों का नाम लिख लीजिए और एक प्राचीन इतिहास इस पर डाल करके आप ले जा करके कहीं दीवार में चिपका दीजिए। और जैसे ही दीवार में चिपका देते हैं वैसे ही आपको समझ में आएगा कि हमें क्या चीज अभी से पढ़ना चाहिए। अब आप लोग ध्यान से समझिए प्राचीन इतिहास के कुछ चीजों को जिसे आपको नोट कर लेना चाहिए। सिर्फ आप लोग एक बार नोट कर लीजिए इसके कुछ चीजों को, उसके बाद आप ज्यादातर नहीं फंसना इसमें। तो प्राचीन इतिहास में सिर्फ ये चीज है कि जो सिंधु सभ्यता है, प्राचीन इतिहास का पहले हम देख लेते हैं क्या चीज, सिंधु सभ्यता के विषय में। कुछ तो ये प्राचीन इतिहास में, कुछ मध्यकालीन इतिहास में ऐसा बातें रहते हैं, लेकिन हमें पहले प्राचीन इतिहास देखिए, सॉरी रुक जाइए 1 मिनट, ठीक है। तो हमें क्या देखना है कि हमें सिंधु सभ्यता, यानी जो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता वो है क्या, सिंधु सभ्यता का पहली जानकारी देने वाले कौन थे। तो जो सिंधु सभ्यता है उसकी सबसे पहले जानकारी देने वाले थे, उनका नाम था चार्ल्स मैसन। उन्होंने पहली जानकारी इसको दे दिया। तो उसे आप लोग एक बार लिख लोगे कि जो चार्ल्स मैसन थे, इन्होंने सिंधु सभ्यता की जानकारी सिर्फ दिया था, लेकिन उन्हें हम खोजकर्ता नहीं मानेंगे। किसी चीज को कोई देखे और कह दे कि वहां ये चीज है और वो चला गया, उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा गया, उसका पूरी तरीके से निकाला डिटेल कि सही में यह चीज है, उसने निकाला। किसी तीसरे ने आया तो उसे क्या कर कि इसे खुदवा दिया कि देखो इसमें सच में कुछ निकलने वाला है, लोहा वोहा या सोना या हीरा तांबा कुछ भी निकलने वाला है। तो जो खुदवाया वो, जो बताया वो, और जो इसका पूरा देख रेख किया वो अलग अलग व्यक्ति होते हैं। इसी तरीके से जो हम आद्य इतिहास में पढ़ते हैं, मान लीजिए पहला क्या था, इतिहास था, और इतिहास को हमने जब 3 भागों में बांटा, तो इनमें से 3 भागों में से हमने देखा कि एक का नाम है प्राग्ञ इतिहास, और एक का नाम है जो आद्य इतिहास। तो आद्य इतिहास को ही सिंधु सभ्यता कहा जाता है, सिंधु सभ्यता। एक तो है ही इतिहास के जनक कौन है, हेरोडोटस है इतिहास के जनक। तो इसी आद्य ऐतिहासिक में सिंधु सभ्यता आएगा, और इसी सिंधु सभ्यता के विषय में आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। मेन चीज तो यही आपका टारगेट बनेगा, बाद में नहीं इतिहास से आएगा। इतिहास में हम लोग को मध्यकालीन, आधुनिक सब कुछ पढ़ना होगा। तो मेन चीज है कि आद्य ऐतिहासिक में सिंधु सभ्यता। जब सिंधु सभ्यता का जानकारी जो दिया था वो चार्ल्स मैसन थे, ठीक है। लेकिन सिंधु सभ्यता की जो देख रेख किया था, यानी कि यहाँ पे सच में है ये सामान, तो जो देख रेख किया था वो जॉन मार्शल थे, और उन्होंने 1902 में इस चीज को देख रेख किया, और उनके ही नेतृत्व में दयाराम साहनी से कह करके सिंधु सभ्यता की खुदाई करवाई थी। तो सिंधु सभ्यता तो नहीं, सिंधु की जो कुछ सहायक स्थल थे, यानी सिंधु नदी के जो पास में जो स्थल मिले थे,
वहां पे एक जगह था जिसका नाम था हड़प्पा, उसकी खुदाई कराई गई थी। उसकी खुदाई 1921 में कराई गई थी। वो दयाराम साहनी ने उस खुदाई को करवाया था, यानी उनके देखरेख में मजदूर ने किया था। जैसे एक ठेकेदार होते हैं, तो ठेकेदार के देखरेख में मजदूर उस स्थल को खुदाई करवा लेते हैं। यानी तीनों लोग को आपका नाम याद रख लेना है। ऐसे इस तरीके से एक पर्चे बना करके और उसको दीवार पे टांग लेना है कि आधे ऐतिहासिक को ही सिंधु सभ्यता कहते हैं। अब कुछ सिंधु नदी जो निकलती है चाइना से निकलती है जो सिंधु नदी, ये सिंधु नदी यहाँ से निकलते हुए भारत में एंट्री करते हुए पाकिस्तान में जो जाती है, तो इसके कुछ सहायक नदियों के पास में, सिंधु की सहायक नदियों के पास में जो 1300 से भी ज्यादा स्थल मिले हुए हैं, कहा जाता है उससे ऊपर भी मिले होंगे, उससे ऊपर जो स्थल मिले हुए हैं, उन्हीं में से सबसे पहले जो खुदाई हुई थी ये पाकिस्तान में हड़प्पा था। पाकिस्तान में कौन सा जगह था? हड़प्पा। और हड़प्पा की खुदाई सबसे पहले हुई थी। इसको दयाराम साहनी ने करवाया था। इसे 1921 में दयाराम साहनी ने इस स्थल का खुदाई करवाया था। और जब उन्होंने देखा कि यहाँ बहुत कुछ सामान यहाँ पे मिले हैं, उन सामान का नाम अगर गिनाया जाए तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर भी एक दो के बारे में आप लोग को याद रख लेना है। जैसे यहाँ पे एक स्वास्तिक चिन्ह मिला था, हड़प्पा की जब खुदाई हुई थी वहां पे स्वास्तिक चिन्ह मिला था, ये ध्यान में आपको रहेगा। स्वास्तिक चिन्ह मिला था वहां पे एक ताबूत भी मिला था, RS-33 जो ताबूत था, नाम था उसका, वो ताबूत मिला था जिसमें मुर्दे को मान लीजिए कि दफना दिया जाता है, तो ताबूत था। इसके बाद आपको वहां पे चाक ओक मिलेगा और हाथी का खोपड़ी मिलेगी। तो इस तरीके से वहां पे छोटा छोटा स्नानागार अन्नागार सब कुछ मिलेगा। ये चीज के विषय में आपको ध्यान में रख लेना, ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है, बस थोड़ा सा बताया जा रहा है कि वहां पे कोई चीज पूछ दे तो आप लोग पता कर ले। ये हड़प्पा सभ्यता कहाँ है, लिख लेना। हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान में है। जो हड़प्पा है, हड़प्पा, इस हड़प्पा स्थल कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में। अब न पाकिस्तान में, पहले तो भारत में ही था, भारत के पाकिस्तान में, भैया भारत का ही तो पाकिस्तान था, बाद में अलग हो गया। ये रावी नदी के तट पे हुआ था, रावी नदी के किनारे ये स्थल पाए गए थे और यहीं पे दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में इसकी खुदाई करवाई थी। अच्छा देखिए, जो सिंधु है, सिंधु, ये सिंधु की आकार कैसी है? ये त्रिकोण आकार है। जैसे मान लीजिए कि अपना भारत ये रहा, मान लीजिए इस तरीके से अगर भारत को बनाया जाए तो भारत के कुछ जगहों पे, मान लीजिए इस तरीके से भारत को अगर बनाया जाए तो भारत के इस जगहों पे, इतने दूरी पे जो जगह है, इसी के अंदर अंदर सिर्फ सिंधु सभ्यता के स्थल मिले थे। सिंधु नदी इतने दूर तक बहती है, इसकी सहायक नदियां हैं, इतने दूर तक इसकी कुछ मिले थे स्थल, इससे आगे नहीं बढ़ा था। अब इसके विषय में आपको समझ में आएगा। सिंधु सभ्यता कब से लेके कब तक चला था? तो जो देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई थी या सिंधु सभ्यता इसे कहते हैं, वो 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व यानी BC तक इसे माना जाता है। ठीक है, इसका, इसी सिंधु सभ्यता का अगर कोई आपसे क्षेत्रफल पूछे कि इसकी क्षेत्रफल कितनी होगी, तो 12,99,600, यहाँ पे 60 नहीं होगा, 600 होगा, यानी 12,99,600 वर्ग किलोमीटर ये सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल माना जाएगा। ठीक है, माना नहीं जाएगा, है। और ये हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई हुई थी रावी नदी के तट पे थी। सिंधु का आकार कैसा है? त्रिकोण आकार। ये त्रिकोण आकार आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, अच्छा इसके पूछेगा कि इसके ऊपर वाले साइड में कौन सा स्थल है, तो इसमें देखो मांडा है, इसके पूर्व साइड में आलमगीरपुर है, इसके इस दक्षिण साइड में दयामाबाद है, और यहाँ पे पूर्व साइड में, इसके पश्चिम साइड में सुतका गेंडोर है। देखना यहाँ पे क्या है? मांडा है, यहाँ पे मांडा है। मांडा किस नदी के तट पर है? देखिए उसको घेरा जा रहा है, सिंधु सभ्यता के अंदर जो जगह मिलेंगे उसको घेरा जा रहा है। तो ये चिनाब नदी के पास है। क्या नदी है? चिनाब। इस चिनाब नदी के पास है ये। उसके बाद इसके पूर्वी साइड में आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। एक इस नदी के प्रावरा नदी के तट पर है, प्रावरा नदी के तट पर है। ठीक है, उसका दयमाबाद, दयमाबाद, ये दयमाबाद किस नदी के तट पर है? सॉरी, ये वाला जो आलमगीरपुर ये है हिंडन नदी के तट पर,
हिंडन नदी के। ये है दायमाबाद प्रावरा नदी के तट पर। ठीक है, ध्यान से समझना, दोनों में यहाँ पे गलती हो गई थी। आलमगीरपुर हिंडन नदी के और दायमाबाद कहाँ पे है, प्रावरा नदी के पास में। और सुतका गेंडोर यहाँ पे है, सुतका गेंडोर। ये सुतका गेंडोर कहाँ पे है, ये दास्क नदी के तट पर है, दास्क नदी। तो इतने अंदर अंदर आपको अब पढ़ना होगा, लेकिन पूरा आपको पढ़ना नहीं है। इतना आप लोग जरूर लिख लेना कि इसके पूर्व साइड में आलमगीरपुर है, इसके पश्चिम साइड में सुतका गेंडोर है, इसके उत्तर साइड में मांडा है और इसके दक्षिण साइड में दायमाबाद है। दायमाबाद किस नदी के तट पर है, प्रावरा नदी के। और पूर्व साइड जो आलमगीरपुर है वो किस, हिंडन नदी। और मांडा किस, चिनाब नदी। और सुतका गेंडोर दास्क नदी। ये आपको इतना चीज याद करके रखना होगा, पूरा टोटल ये आपको ही याद करना होगा, दूसरा तो याद नहीं करेगा। इस तरीके से एक फिगर बनाना, एक रफ पेपर लेना, कुछ भी लेना, इस तरीके से ये लिख देना कि ये सिंधु सभ्यता है और इसका कितना है, मतलब इसका अगर पूछ दिया कि 12,99,600 इसका क्या है, वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है, इसका क्षेत्रफल है, क्या है, क्षेत्रफल है। तो इस क्षेत्रफल के विषय में आपको इस तरीके से लिख देना है। इसके चारों, जैसे कि यहाँ पे मांडा है, यहाँ पे आलमगीरपुर है, यहाँ पे दायमाबाद है, यहाँ पे सुतका गेंडोर है, यहाँ पे चिनाब नदी है, यहाँ पे हिंडन नदी है, यहाँ पे प्रावरा नदी है, यहाँ पे दास्क नदी है। तो यानी इनके चारों तरफ से आपको ये चीज याद कर रख लेना है। इसके अंदर से आप लोग को अब पढ़ना है। इसकी सबसे पहली खुदाई जो हुई थी उसका हुआ था हड़प्पा सभ्यता की, जिसमें दयाराम साहनी ने करवाया था 1921 में। दयाराम साहनी ने इस हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करवाई थी। अब हम लोग तो ये चीज हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान लिए। सबसे मेन चीज मोहनजोदड़ो से पूछा जाता है। मोहनजोदड़ो, जो पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो है, इस मोहनजोदड़ो का खुदाई राखल दास बनर्जी ने 1922 में, उसके एक साल के बाद राखल दास बनर्जी ने इसे करवाया था, जो कि मान लीजिए कि पाकिस्तान में है। और एक साल के बाद, हड़प्पा के एक साल के बाद इसकी खुदाई होता है, जिसको राखल दास बनर्जी ने करवाते हैं। 1922 में इसको खुदाई करवा देते हैं। ठीक है, इसका खुदाई कब करवा देते हैं, 1922 में इसका खुदाई कर। मान लीजिए कि ये चीज, ये जगह हो गया पाकिस्तान का। अरे बन ही रहा है, रुक जाइए एक मिनट, इस तरीके से ये ऐसे करके, हाँ सॉरी, मान लीजिए ये जगह पाकिस्तान है, ये क्या है, पाकिस्तान। तो एक जगह हड़प्पा हुआ था खुदाई, हड़प्पा का, और दूसरे जगह यहीं पे है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये मोहनजोदड़ो है। ये इसका राखल दास बनर्जी ने कराया था, 1922 में इसका खुदाई करवाया था। देखिए इसमें दो शहर पाए जाते हैं, दो तरीके के शहर पाए जाते हैं, जिसको एक को कहा गया था निचला शहर, एक को कहा गया था ऊपरी शहर। जो ऊपरी शहर था, ऊपरी शहर में एक दुर्ग रहित था, जैसे कि ये कच्चे ईंटों पे घर बनाया गया था, ऊपर के साइड था। एक निचला शहर नीचे के साइड था, जैसे नहीं होता कि एक सबसे ऊंचा घर हो गया किसी का नीचे घर हो गया, तो इस तरीके से ये दुर्ग रहित थे। दुर्ग रहित मतलब क्या होता है कि चारों तरफ से, इनके तरफ से दीवारें बनी हुई थी। तो अगर मृतकों का टीला पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो को ही माना जाता है मृतकों का टीला। ये सिंधु नदी के तट पर है, सिंधु नदी के तट पर ये मोहनजोदड़ो है, ध्यान में आप लोग को रहना चाहिए। ठीक है, दोनों तरफ से है, जो दोनों ऊंचले या निचले था, इसमें दोनों तरफ से घिरा हुआ था। अब हम देख लेते हैं चंदहुदड़ो के विषय में। जो चंदहुदड़ो थे, चंदहुदड़ो एक जगह हड़प्पा में, सॉरी कहाँ मिला है, पाकिस्तान में ही मिला है। ये गोपाल मजुमदार इसकी खुदाई करवाने वाले थे, जो गोपाल मजुमदार थे इसकी खुदाई करवाए थे, पाकिस्तान में मिला था। ये सिंधु नदी के तट पर मिला था। देखिए हड़प्पा रावी नदी के तट पर, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर, चंदहुदड़ो सिंधु नदी के तट पर। ये तीनों शहर पाकिस्तान में पाए गए थे, तीनों शहर पाकिस्तान में पाए गए थे। देखिए चंदहुदड़ो को जो गोपाल मजुमदार ने इसकी खुदाई करवाई थी, ये देखे थे वहां पे खुदाई करवा के कि उस जगह पे क्या क्या मिला हुआ है। तो उस जगह पे उनको सुई धागा मिला, वहां पे शीशा मिला, अलंकृत ईंट यानी कि चित्रकला किए हुए ईंट मिले थे, चित्रकले हुए किए हुए मटका मिला था, वहां पे बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता दौड़ाते हुए मिला था, जो चिन्ह मिला था जगहों पे, तो उन्हें मिला था। यहाँ पे बाउंड्री नहीं था, यहीं पे औद्योगिक शहर था, यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं थी, यानी कि चारों तरफ से घर बना था, कोई बाउंड्री नहीं थी। लेकिन कोई अपना घर बनाता है तो पहले बाउंड्री बनवाता है, उसके बाद अपना घर एक एक रूम बनवाता है अंदर से, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं था।
तो सुई धागा पूछेगा तो चनहुदड़ों में, शीशा पूछेगा, अलंकृत ईंट पूछेगा, मन का बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता पूछेगा, तो ये सब आपको चनहुदड़ों में मिलेगा। अब हम देख लेते हैं कालीबंगा। कालीबंगा बीके थापड़ यानी बीबी लाल, दो लोग मिलके बीके थापड़ और बीबी लाल ने कालीबंगा का खुदाई करवाया था। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कालीबंगा से पूछा गया है, इस चीज को आप लोग नोट कर लेना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन एक तो कालीबंगा से पूछा गया, दूसरे में मोहनजोदड़ो से पूछा गया है कि मृतकों का टीला कहाँ है। तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो में है, माना गया है मोहनजोदड़ो में। इसमें सबसे बड़ा स्नानागार है, इसके चारों तरफ से सीढ़ियां हैं, बहुत कुछ है। देखिए सारा चीज पढ़ाना आपको नहीं है, चारों तरफ से सीढ़ियां हैं, ठीक है। इसमें अन्नागार सबसे बहुत बड़ा है। इसमें मृतकों का टीला एक बना हुआ था, तो वो सब मिले हुए हैं, तो उनको विषय में आपको तो समझना ही है थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादातर नहीं। कालीबंगा में सिर्फ इसलिए आपको बता रही हूँ कि सरस्वती या घग्गर नदी के तट पर है और ये राजस्थान में है। यहाँ पे राजस्थान, यहाँ पे भारत की इस जगह पे राजस्थान है। यहाँ पे एक स्थल था जिसका नाम था कालीबंगा। इसी कालीबंगा का खुदाई बीके थापड़ और बीबी लाल ने करवाया था। घग्गर नदी यहाँ पे जाती है, या सरस्वती नदी इसे कहते हैं। ये राजस्थान में है। यहाँ पे हल मिले थे। हल जानते हो, पहले खेती हल से होता था, खेत जोतने के लिए हल की प्रयोग होती थी। तो यहाँ पे हल मिले थे, यहाँ पे जुते हुए खेत मिले थे, यहाँ पे चूड़ियां मिली थी, जो चूड़ियां लोग पहनते हैं ना, चूड़ी मिले थे। यहाँ पे शीशा मिला था, चूड़ी शीशा यहाँ पे मिला था, सॉरी यहाँ पे शीशा नहीं मिला था, सिर्फ यहाँ पे चूड़ी मिली थी। शीशा तो यहीं पे मिल गया था, चनहुदड़ो में शीशा मिल गया था, लेकिन यहाँ पे हल मिला था, जुते हुए खेत मिले थे, चूड़ी मिली थी और यज्ञ का सामान। वहाँ पूजा पाठ बहुत ज्यादा होता था कालीबंगा में, राजस्थान में। तो राजस्थान में जो पूजा पाठ होता था तो वहाँ पे सामान मिलेगा यज्ञ का ही। वहाँ पर चूड़ी मिली थी, वहीं पे आपको हल मिलता है, जोता हुआ खेत मिलता है। ये ध्यान आपको रहेगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हल किस स्थान से मिला था। सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल से हल मिले थे, जुते हुए खेत कौन से स्थान से मिले गए थे। तो कालीबंगा, ये राइट आप लोग क्वेश्चन करना, कहीं भी गलती नहीं करना। फिर आपका नहीं तो एक नंबर कटेगा, तो कहोगे प्राचीन इतिहास से 4 क्वेश्चन देता ही, एक काट लिया। काटेगा, उसकी मजबूरी है, नहीं आएगा तो काटेगा ही। अब बनावली के विषय में देखिए, बनावली जो है, बनावली की जो खोज करता है रविंद्र सिंह है। ये बनावली रंगोई नदी के तट पर है और हरियाणा में है। हरियाणा किधर है, तो राजस्थान है, इधर साइड हरियाणा है। इस हरियाणा में बनावली है। इसी बनावली जो है, बनावली रंगोई नदी के तट पर, यहाँ पे रंगोई नदी है हरियाणा में। और यहाँ पे रविंद्र सिंह ने इसे खुदाई करवाया था। तो यहाँ पे ऐसी चीज मिली थी हरियाणा में कि पानी निकलने का कोई साधन उधन नहीं था। यहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी गलियां थी, नालियां थी, रास्ते थे। तो यहाँ पे पानी, वैसे मान लीजिए कि सोखता एक बना दो, पानी फेंकते रहो, तो इस तरीके से वहां पे था। अब देखते हैं रोपण। रोपण में क्या है कि इसे यज्ञदत्त शर्मा ने इसे खुदाई करवाया था। ये सतलज नदी के तट पर और गुजरात में है। यहाँ गुजरात है ना, आपको देखने मिल रहा होगा, यहाँ पे गुजरात है। गुजरात में यहाँ पे आपको यज्ञदत्त ने यहाँ पे रोपण है शहर, और यहाँ पे इन्होंने खुदाई करवाया था यज्ञदत्त ने। तो वहाँ पे देखे थे कि यहाँ पे आदमियों के साथ कुत्ते को दफनाया जा रहा है, यानी कि आदमी के हड्डियों के साथ कुत्तों का हड्डी मिला था। क्यों मिला था कुत्तों का हड्डी, क्या कारण था कि कुत्तों का हड्डी मिला था वहां पे? क्योंकि पालतू कुत्ता माना जाता था पहले से ही। कब से? जब हम लोग आदि मानव के विषय में पढ़ रहे थे, यानी हम लोग पाषाण काल में, हम नौ पाषाण में जब देखे थे, तो नौ पाषाण में ही आदमी कुत्ते को पालना स्टार्ट कर दिए थे। जानवरों को पहला कुत्ते को पालना स्टार्ट कर दिए थे लोग। तो वहां पे जो मिला था रोपण, क्या नाम है इसका, रोपण में तो रोपण में जो मिला था, तो वहां पे कुत्ता जो पालतू था, तो आदमी के साथ मर जाते थे तो उनके कुत्ते को उसी में डाल दिया। और वफादार थे, कूद जाते थे, आज के भाग जाएंगे, आज के कुत्ते भाग जाएंगे, कहेंगे मैं क्यों ऐसे मरूं। तो इस तरीके से। और उसके बाद देखिए लोथल जो है, लोथल शहर जो है, लोथल एक व्यापारिक शहर था। इसमें कुछ व्यापारिक सिक्के मिले थे। इसमें इनके बारे में आपको समझना होगा, ज्यादातर नहीं पढ़ना, बेवकूफ कौन बनेगा पढ़ करके। कम क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा, तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही क्या है। तो इतना आप लोग तो समझ ही लिए हैं, रोपण पर समझ लिए, आपको 2-4 तो समझ लिए, 5। अब इसके बाद आगे हम बढ़ जाते हैं। एक बार हम देख लेते हैं क्या चीज। एक बार तो हमें देखना ही पड़ेगा किसके विषय में भाई, एक बार देखना पड़ेगा हमें मध्यकालीन इतिहास के विषय में।
मेन चीज हमारा मध्यकालीन इतिहास क्या है, इस मध्यकालीन इतिहास के विषय में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए जो मध्यकालीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास में हम लोगों को पहले वैदिक काल के विषय में पढ़ना होगा, जिसमें वेद के बारे में पढ़ना होगा, वेदांत के विषय में पढ़ना होगा। इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, ज्यादा नहीं आते हैं, फिर भी पढ़ना तो है ही। तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, फिर भी पढ़ना है, ठीक है। वैदिक काल में वेद आते हैं, वेदांत आते हैं। इनमें सिर्फ आप लोग ज्यादातर जैन धर्म पर ध्यान दे लेना। इनमें महावीर स्वामी के विषय में आप लोग को ध्यान देना ही होगा। पहले तीर्थंकर कौन थे, जैसे ऋषभ देव थे, उनके विषय में आपको ध्यान देना होगा। 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो आपको पार्श्वनाथ के विषय में याद करना होगा। 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। अंतिम तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी के बाद कोई तीर्थंकर ऐसा नहीं आया जो फिर बाद में उसे चला सके। अब पहला के बाद 23वां के बाद 24वां, बीच वाले कोई ध्यान ही देने की जरूरत नहीं है। वो क्या किए क्या ना किए उनसे क्या मतलब है। लास्ट मतलब फर्स्ट और लास्ट यही लोग देखते हैं। किसी चीज में फर्स्ट से और लास्ट से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जैन धर्म के तीर्थंकर थे, गुरु लोग थे। तो ये जैन धर्म के विषय में मध्यकालीन इतिहास में आपको जरूर है पढ़ना। जैसे ही आप लोग वेद के बारे में समझ लेंगे, उसके बाद आपको ये तीर्थंकर लोग के विषय में समझ लेंगे, मतलब मान लीजिए कि जैन धर्म में पढ़ लेंगे, फिर आप बौद्ध धर्म पढ़ोगे। बौद्ध धर्म आप पढ़ते पढ़ते बौद्ध की चारों जो संगीतियाँ हुई थी, कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी, कब हुई थी, 4 संगीतियाँ हुई थी बौद्ध संगीतियाँ, इसके विषय में आपको देखना होगा। जैसे अजातशत्रु ने कराया था पाटलिपुत्र में पहली बौद्ध संगीति, जब इन लोग का महानिर्माण हो जाता है। महावीर स्वामी का जो मृत्यु होता है उसे निर्माण कहते हैं। महात्मा बुद्ध का महात्मा बुद्ध का जो गौतम बुद्ध थे, इनका जब मृत्यु होता है तो इनको कहा गया था यह महापरिनिर्माण इनका हुआ है। तो मृत्यु के बाद इन लोगों का अलग अलग नाम भी रखा गया था। हम लोग मृत्यु कहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं, लेकिन वो लोग अलग अलग अपना कहते हैं, ठीक है। तो उनके विषय में आपको पूरा पढ़ना होगा। किसके विषय में आपको बताई हूँ, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के विषय में। बौद्ध धर्म में आपको बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के विषय में सब कुछ पढ़ना होगा। उनके 4 जो क्या किए गए थे, बौद्ध संगीतियाँ करी गई थी। जैसे बौद्ध संगीति, पहली बौद्ध संगीति किसने कराया था, अजातशत्रु ने। कब कराया था, 483 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में कराया था। और दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो वैशाली में। किसने कराया था, काला कोस ने कराया था। कब कराया था, 383 ईसा पूर्व में। अब मान लीजिए कि तीसरी कोई पूछेगा, तो तीसरी तो करा दिया था अशोक ने, सम्राट अशोक ने 255 ईसा पूर्व में पटना में करा दिए, पाटलिपुत्र में करा दिए थे। पाटलिपुत्र का स्थापना जो उदयन ने किया था, तो आपको पता होगा, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। चौथी बौद्ध संगीति कब हुई थी, कुंडल ग्राम में हुई थी। कश्मीर में कुंडल ग्राम है, उस कुंडल ग्राम में हुआ था, सॉरी कुंडल वन में। कुंडल वन वहाँ के जो जम्मू कश्मीर वाला कुंडल वन है। कुंडल ग्राम में तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडल उसमें। तो देखिए जिसके बारे में आपको पढ़ना है पूरा, आपको पहली शताब्दी में चौथी बौद्ध संगीति हो गई थी। इसका नाम क्या है, कुषाण वंश के जो कनिष्क था, कनिष्क ने उसकी चौथी बौद्ध संगीति कराई थी। 255 में नहीं, चौथी बौद्ध संगीति हुई थी प्रथम शताब्दी में, मतलब 100 के लगभग में था। तो ये चीज आपको जानना जरूरी है। इसके बाद आपने मध्यकालीन इतिहास में समझ लिया कि हमें वैदिक काल के जरूरी है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। लिख लेना भाई, जैन धर्म का लिस्ट एक बना के लिख देना, ये लगा दे, चपका दे दीवार पे। और उसके बाद बौद्ध धर्म के बारे में लगा दो दीवार पे, चपका दो, समझ में आ जाएगा। फिर आपको वैदिक काल में क्या क्या था, कुछ उसको उसके बारे में चपका दो, ठीक है। वैदिक काल में जो वेद होते हैं, वेद मान लो कि जिसे वेद के विषय में हम लोग पढ़ लेते हैं, 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तो पढ़ लिए। इनके उद्गाथा कौन होते हैं, इनके विषय में आप लोग को पढ़ लेना होगा, एक लिस्ट बना करके टांग लेना होगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा। फिर थोड़ी देर आप दिल्ली सल्तनत काल के विषय, पहले मगध महाजनपद के विषय में पढ़ लो। मगध महाजनपद में आपको 7 वंश के विषय में पढ़ लो, चाहे हरियंक, शिशुनाग, नंद वंश। देखिए हरियंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, कण्व वंश, उसके बाद शुंग वंश, सातवाहन वंश, सबके विषय में आपको पढ़ लेना होगा। 7 समझ लिए ना, या 7 गलत हो गया। देखिए फिर से जोड़िए, हरियंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश,
सातवाहन वंश आया। अब समझ में, इनमें आपको ये मगध में सारे सारे ही पढ़ लेना है, सातों के साथ पढ़ लेना है, कहीं भी भूलना नहीं। फिर दिल्ली सल्तनत में आपको जलाउद्दीन खिलजी के विषय में, अलाउद्दीन खिलजी के विषय में बहुत सारे पढ़। दिल्ली सल्तनत काल में 5-5 वंशज आए थे, जिसमें मुगल साम्राज्य, ठीक है, मुगल क्या चला था, गुलाम वंश, खिलजी वंश, ठीक है, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, 5 वंश इसके विषय में पढ़ लो। अरे भैया मगध है, मगध देखो, मगध में आपको 7 के साथ पढ़ना है। कितने वंश? 7 वंश। और आपको दिल्ली सल्तनत पूरा ना पढ़ना है सल्तनत में, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा कहाँ पूछा जाएगा। इसमें 5 आपको वंशज पढ़ना है। जो इसमें 7 आप लोग पढ़ोगे, इसमें से आपको हर्यंक वंश के विषय में पढ़ना होगा। शिशुनाग, ठीक है, शिशुनाग वंश। फिर आएगा नंद वंश, फिर आएगा मौर्य वंश, दिखाई दे रहा है, हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। फिर आएगा शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 वंश हो गया। यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में आपको क्या क्या चीज देखना होगा? आपको गुलाम वंश, खिलजी वंश, जिस समय जलालुद्दीन खिलजी ने इसका संस्थापक थे। अलाउद्दीन खिलजी बहुत दिन तक चला था, तो खिलजी वंश, ये समझ में आया। तुगलक वंश, तुगलक कैसे लिखा जाएगा? तुगलक वंश, ठीक है। सैयद वंश, उसके बाद आपको लोदी वंश। इसी लोदी वंश को खत्म कर देता है इब्राहिम लोदी को खत्म करके बाबर चला देता है मुगल साम्राज्य। क्या चलाता है? मुगल साम्राज्य, जो 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। फिर उसके बाद हमें आप लोग को पढ़ना होगा मुगल साम्राज्य के विषय में। मुगल साम्राज्य में आप लोगों को देखो, मुगल साम्राज्य में आपको पता होगा कि इसमें सबसे ताकतवर 5-6 आए थे शासक, 5-6 शासक आए थे मुगल साम्राज्य में। जैसे मान लीजिए, इसको रफ कर दे रही हूँ, फिर से दिखा दे रही हूँ आपको। मुगल साम्राज्य के विषय में आपको पढ़ना है, सो पढ़ना है। आपको इतना बताया जा रहा है, मध्यकालीन से आपको पढ़ना है। आगे आपको क्या बताऊं, आप लोग इतना पहले पढ़ लीजिए। देखिए, जो मुगल साम्राज्य है, ठीक है, अगर आप लोग मुगल साम्राज्य की बात करिए तो इसमें आपको पहला तो है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक भी कहिए बाबर है, जो 1526 में आकर के पधार दिया। और इसी का वंशज मुगल साम्राज्य 1857 तक टोटल चला था, जब तक 1857 की क्रांति नहीं आ गया। मतलब वो आधुनिक भारत में हम लोग पढ़ेंगे 1857 वाला। इसका बेटा बाबर का हुमायूं आता है। क्या नाम है इसका? हुमायूं का बेटा अकबर रहता है। अकबर का बेटा जहांगीर रहता है। जहांगीर का बेटा शाहजहां रहता है। और शाहजहां का बेटा औरंगजेब रहता है। 1 2 3 4 5 6 यानी 6 शासक के विषय में आप लोग को एकदम डरडरा के पढ़ लेना है, एकदम पूरा एकदम फोड़ देना है, एकदम समझ लीजिए कि कोई आपके सामने टिके ही नहीं, इतना अच्छे से आप लोग को कवर कर लेना है। यानी आपको यहाँ पे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद आप लोग को किसके विषय में? शाहजहां के विषय में, औरंगजेब के विषय में। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन 6 के विषय में आप लोग को ज्यादातर आपको औरंगजेब के विषय में समझना होगा। औरंगजेब ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने बेटे के दोनों आंख में लोहे का सरिया गर्म करवा के डलवा दिया था। ये किस तरीके से ये भी पिता था। इसके बेटे का नाम अकबर रखा था। दादा परदादा का नाम लोग रख लेते हैं, ठीक है, तो वो अकबर रखा था। ये तो हो गया आपका क्या चीज पढ़ना है आपको? मध्यकालीन इतिहास से इतने क्वेश्चन आपको हल करना ही तो करना है।
जिसमें आपको ज़्यादातर नहीं, दोनों को मिला देंगे तो 10-12 क्वेश्चन फंसेगा। अब आ जाइए आप लोग आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आधुनिक इतिहास से आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें ब्रिटिश कंपनी का आगमन हो गया था तब से लेकर के, जैसे 1600 से लेकर के आप लोगों को पूरा आज तक का इतिहास आपको बताना पड़ेगा। यही आधुनिक इतिहास का मेन, भैया मान लीजिए खंजर है, या फिर मान लीजिए यही मेन टॉपिक है। कैसे ब्रिटिश कंपनियों का आगमन हो गया था, प्लासी का युद्ध हो गया था। देखियो, ब्रिटिश कंपनी का आगमन हुआ, ये फ्रांस वाले, डेनमार्क वाले सभी ने अपना आगमन धीरे धीरे करना। जैसे कि 1498 में वास्को डिगामा आ गया था, तो वास्को डिगामा के विषय में थोड़ा सा पढ़ लेना। उसके बाद 1498 फिर भी उसमें से आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद ब्रिटिश कंपनियों का आगमन हो गया था, 1600 से स्टार्टिंग कर देते, 1608 में सूरत में अपनी पहली कंपनी खोल देते सब। तो इनके विषय में आपको याद करना होगा। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध कौन सा था, बक्सर का युद्ध कौन सा था, चौसा का युद्ध कौन सा था, इन प्लासी का युद्ध कौन सा था, बंगाल विभाजन क्या था, गांधी जी के विषय में कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन क्या था, सारे के सारे आपको समझना होगा। इस आधुनिक में आपको, आधुनिक भारत में सबसे 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बीपीएससी के। 20 से मान लीजिए आपको 20 से लेकर के आपको 25 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। इसमें आप लोगों को बिहार का भी, बिहार स्पेशल भी इतिहास आपको कुछ पूछा जा सकता है। इससे आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आएगा। जैसे आपको 1857 की क्रांति भी आपको समझ में आएगी। महात्मा गांधी के विषय में टोटल आपको पढ़ना होगा। आपको बंगाल विभाजन के विषय में पढ़ना होगा, जो 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था। कब हुआ था? 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था। 1911 में इस बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। उसी समय अपने बिहार को 1912 में बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया था, और 1936 में ओडिशा को बंगाल से अलग कर दिया गया था। इस तरीके से सभी को अलग कर दिया गया था। तब हम लोग बिहार के विषय में बहुत जानकारी लेते हैं। अगर बिहार में आपसे पूछा जाए कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस 22 मार्च 1912 को मनाया जाता है। इस बार 112वां दिवस मन गया है। अब आप लोगों को पूरा ध्यान से समझना होगा। जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, जिसमें मैं आपको मध्यकालीन इतिहास पढ़ाऊंगी, उसमें मैं आपको वैदिक, या फिर मैं देखिए मगध महाजनपद के विषय में आपको बहुत कुछ बता चुकी हूँ। आज सिर्फ आपको थोड़ा सा ये जलालुद्दीन खिलजी उलजी के विषय में बता दूंगी, वहां तक आपको समझ में आ जाएगा। मुगल साम्राज्य में सबके विषय में पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें आप लोगों को कंप्लीट कवर हो जाएगा। आधुनिक इतिहास धीरे धीरे आप अपना चलाते रहिए। जिसमें आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो मैं डेली डालती रहूंगी। अब नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।